मित्रों, साथियों, सादर नमस्कार। आज हम आपको सामान्य भविष्य निधि का वार्षिक विवरण में किस तरह से ब्याज जोड़ा जाता है, इस बात को हम उदाहरण देकर के प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप ब्याज जोड़ते समय कहीं घाटे में न रहें। क्योंकि यदि आप राजाज्ञा का विधिवत अध्ययन नहीं करते तो आप ब्याज के घाटे में रहेंगे। हम आपको छठवें वेतनमान का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताएंगे कि किस तरह से थोड़ी सी चूक में आप हजारों रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। तो आइए, आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपके सम्मुख पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम विधिवत पहले राजाज्ञा आपकी स्क्रीन पर डालेंगे, फिर सामान्य भविष्य निधि का जो विवरण है उसको डालेंगे, फिर आपको ब्याज की गणना करके दिखाएंगे। ये सारा काम हम आपके सम्मुख करेंगे ताकि आप घाटे में न रहें। क्योंकि अब ये YouTube में वीडियो बना करके डाल देने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है, किंतु अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नवीनतम जानकारियां हम आपको प्रस्तुत करेंगे, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता और आप इन वीडियो को देखेंगे तो आप लाभ में रहेंगे। आइए, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि छठवें वेतनमान की क्या शर्तें थी। उसमें ये था कि जो अवशेष था छठवें वेतनमान का, उसमें स्पष्ट लिखा था दिनांक 1 जनवरी 2006 से दिनांक 30 नवंबर 2008 तक के देय अवशेष का 20% भाग वित्तीय वर्ष 2008-9 में, 40% भाग वित्तीय वर्ष 9-10 में तथा शेष 40% का भुगतान वित्तीय वर्ष 10-11 में किया जाएगा। यह छठवें वेतनमान की राजाज्ञा में स्पष्ट अंकित है। हम इसको स्क्रीन में डाल रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। इसके बाद दूसरी शर्त ये थी 4-2 में वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा 10-11 में अवशेष का आहरण संबंधित वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जाएगा, अर्थात 10 के अक्टूबर में के पहले नहीं किया जाएगा। आगे लिखा है, इस प्रकार आहरित धनराशि संबंधित वर्ष के अक्टूबर माह के प्रथम दिवस को भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा मानी जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अक्टूबर 2010 में वो रकम जमा मानी जाएगी। अब आइए, अब लेजर में आइए। अब इसमें यह जमा कब हुआ है? ये जनवरी 12 में जमा हुआ है। दे कब थी? अक्टूबर 2010 में दे थी। अब ये इस पेज के अनुसार, जो हम इस पेज को आपकी स्क्रीन में डाल रहे हैं, इस आपके जो पेज डाल रहे हैं उसमें लिखा है 51,538 रुपए। ये 40% एरियर छठवें वेतनमान का जनवरी 2012 में ग्रांट आई और ये लेजर में एंट्री हुआ है। जब पैसा आता है तो लेजर में उसी दिन एंट्री की जाती है। राजाज्ञा कहती थी कि 1 अक्टूबर 2010 से जमा माना जाएगा। अब आप जोड़िए कितने दिन होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने तो 10 के हो गए और 11 पूरा वर्ष हो गया, 12 महीने, 12 और 3 15 महीने। 15 महीने पूर्व से हमें ब्याज मिलना था,
लेकिन लेजर वो ग्रांट जब आई तो जनवरी 12 के कॉलम में एंट्री हुई है। आप इसमें स्पष्ट देख लीजिए, हम डाल रहे हैं। अब आपको 15 महीने का ब्याज चाहिए, तो अब ब्याज की गणना कैसे करेंगे? राजाज्ञा संख्या लिखा इसमें 1558 1742 2011-12 के अनुसार छठे वेतनमान के एरियर वर्ष 10-11 के 40% भुगतान पर ब्याज 1/10/10 से जमा माना जाएगा। अब ब्याज कैसे होगा? ये जमा है 51,538 और उस समय था 8.6 ब्याज 1 दिसंबर 2011 से 31 मार्च, लेकिन इसमें भूल बस 8% का लगा है, जबकि लगा होना चाहिए था 8.6%। तो यह है 51,538 गुणे 8 और गुणे 15 महीना, 15 महीने का चाहिए, और नीचे हो गया है 1200। इसका अर्थ हुआ 8% का 8/100 और 15 महीने के बनाए गए वर्ष, तो 15/12 गुणा हो गया तो 1200। आप आइए देखिए, ब्याज हो रहा 5,153 रुपये 79 पैसे, अथवा जब 50 से ज्यादा होता है तो 1 रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यह हो गया 5,154 रुपये। फिर सत्र के कुल ब्याज में हमने इसको जोड़ दिया है। अब आप अपने लेजर में 2011-12 के लेजर में देखिएगा, जो सामान्य भविष्य निधि के अध्यापक हैं, तो वो आपने ये जोड़ा है या नहीं जोड़ा है? अगर आपने नहीं जोड़ा है तो आप कितने लॉस पर चले गए। अब हम आपके सामने एक दूसरा भविष्य निधि का पेज डाल रहे हैं 2011-12 का, जिसमें 40% अवशेष में कोई ब्याज नहीं लिया गया है, और वो कितने घाटे में गए सामान्यतया। अब इस पर फिर ब्याज प्रतिवर्ष का लगेगा। मान लीजिए आप 10 साल अभी और नौकरी करेंगे, तो इसकी जब गणना करोगे तो लगभग 30-40 हजार रुपए आएंगे। अब ये कैसे इसको पूरा किया जाएगा, इसको हम अगले वीडियो में भी बताएंगे। तो आप लोग सतर्क रहें, आप राजाज्ञाओं का अध्ययन करते रहें। इसी तरह डीए में भी होता है। डीए में कभी कभी लिख दिया जाता है कि ये अमुक तारीख से जमा माना जाएगा, और डीए आ रहा है 6 महीने बाद, तो हमको 6 महीने का एरियर चाहिए, तो हम एरियर की गणना इसी तरह कर सकते हैं जैसे हमने इसमें कर लिया है। ये सारी चीजें हम आपके सम्मुख डाल रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो जिनका सामान्य भविष्य निधि खाता नहीं खुला है, आखिर उनको भी तो इसी राजाज्ञा के तहत उन्हें 15 महीने का ब्याज चाहिए। उन्होंने एनएससी खरीदी है, तो एनएससी में भी 15 महीने पूर्व से ब्याज चाहिए। अगले वीडियो में स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से आप ब्याज की गणना को मांग सकते हैं। तो यदि आपको यह भविष्य निधि का ब्याज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम नवीनतम जानकारी आपको देते रहेंगे। अगले बार हम इसके उपाय बताएंगे कि किस तरह इन गलतियों को ठीक किया जा सकता है, और जो जिनके सामान्य भविष्य निधि नहीं खाता खुले हैं, उनको इस राजाज्ञा के तहत कैसे लाभ मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि कोई बात स्पष्ट ना आई हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप 2011-12 वाले लेजर को जिनके सामान्य भविष्य निधि के हैं, उनमें देखें कि आपने ये ब्याज लिया है या नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है तो आगे कैसे लेना ये बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।